A very good morning to you all, class 8th. So students, in the previous classes we have done the battle of Anglo-Maratha war, and in this class we'll start a new topic, that is subsidiary alliance. Now हमें इन सभी वॉर से ये तो पता चल गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ट्रेड करने आई थी, अब वो धीरे धीरे क्या कर रही है, वो इंडिया के अधिकतर जो टेरिटरीज़ हैं उनको ऑक्यूपाइड कर रही है, उन्हें अपने अंडर मिला रही है। तो उन्हीं में से उनको और बढ़ाने के लिए वो क्या करती थी, बहुत सारे अलाइंसेस करती थी, बहुत सारी ट्रीटी करती थी विद द इंडियन रूलर्स। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इस कदम से हमें ये तो पता चल रहा है कि वो क्या कर रही है, अधिकतर जगहों पर अपना हक जमा रही है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही कनिंग तरीके से, बहुत ही चालाकी भरे तरीके से एरियाज़ को अपने अंडर करती थी। प्रीवियस मराठा वॉर में हमने देखा कि उसने पेशवा को मारा नहीं, उन्होंने पेशवा को शिफ्ट कर दिया। दे हैव शिफ्टेड पेशवा एंड गेव द पेशवा अ पर्टिकुलर अमाउंट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। तो उन्होंने उनका मर्डर नहीं किया, पर्टिकुलर अमाउंट दे दिया। तो इस तरीके से बिना मर्डर किए ही उन्होंने उनको शिफ्ट, उनकी पावर को शिफ्ट कर दिया और उनकी जगह को भी ऑक्यूपाइड कर दिया। और भी बहुत सारे अलाइंसेस किए, तो उनमें से एक है सब्सिडरी अलाइंस। इस सब्सिडरी अलाइंस का मतलब क्या है, उससे पहले हम ये पता करते हैं कि सब्सिडरी अलाइंस किसने इंडिया में लाया, कौन इंडिया में लाया। सो देयर इज़ अ पर्सन नेम्ड रिचर्ड वेल्सली was the person who institutionalized the policy of subsidiary alliance। ये व्यक्ति हैं जो इंडिया में सब्सिडरी अलाइंस लेकर आए। एंड व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडरी अलाइंस? According to subsidiary alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent armed forces। इंडियन रूलर्स को, इंडियन किंग्स को अलाउड नहीं था कि वो अपनी खुद की आर्मी रखे। अब अगर कोई खुद की आर्मी नहीं रखता है, कोई भी किंग या कोई भी रूलर, और उस पर कोई हमला कर देता है, तो फिर वो बदले में क्या करे, उसके पास आर्मी तो है नहीं अपनी। तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि आपकी जो हेल्प है वो हम करेंगे, आपको फुल प्रोटेक्शन दी जाएगी हमारी तरफ से अगर हम ये अलाइंस साइन करते हैं। तो हम कहते हैं बाय हुक और क्रूक, किसी तरीके से सबको इसके अंडर मिलाने की कोशिश हो रही थी ब्रिटिशर्स की। तो सब्सिडरी अलाइंस में इंडियन रूलर्स को अपने आर्म फोर्सेस रखने का हक नहीं था। अगर उन पर हमला हो जाता है तो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स उनकी हेल्प करेंगे। तो क्या एक तरीका हो गया कि डायरेक्ट नहीं तो हम इनडायरेक्ट तरीके से आपकी आर्मी को अपने कंट्रोल में ले रहे हैं, अपने जो पावर है उसको अंदरूनी तरीके से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये था सब्सिडरी अलाइंस का एक मेजर मोटो। नाउ इन दिस डायग्राम वी कैन सी दैट हियर इज रिचर्ड वेल्सली एंड ये रूलर हैं। और अब आगे ये बताया जाएगा किस तरीके से रूलर्स हेल्प करेंगे इनकी और उसके बदले में रूलर को क्या मिलेगा। ना रूलर हैड टू पे फॉर सब्सिडरी फोर्सेस। अब ऐसा नहीं है कि ये जो आपको प्रोवाइड करवा जा रही है फैसिलिटी कि अगर आप पे हमला होता है तो आपकी खुद की आर्मी है नहीं, पर आपकी हेल्प कौन करेंगे, ब्रिटिशर्स। तो वो जो फैसिलिटी है वो फ्री नहीं होगी, यू हैव टू पे फॉर दैट फैसिलिटी फॉर सब्सिडरी अलाइंस। एक अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, फ्री सर्विस नहीं है। दे वर प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी। ऑब्वियसली जब कंपनी उनसे पैसे ले रही है तो क्या कर रही है कंपनी, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, उन्हें अपने अंडर करते हुए प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। इफ़ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक पेमेंट देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वॉज टेकन एज पेनल्टी। अब यहाँ एक क्लॉज है, इंपॉर्टेंट क्लॉज है कि अगर आप हमें पर्टिकुलर पे अमाउंट बोल दिया था कि पर्टिकुलर अमाउंट पे करना पड़ेगा कंपनी को बाय द रूलर्स, बट इफ़ दे डिडंट और दे फेल टू मेक पेमेंट देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी टेकन बाय द ब्रिटिशर्स एज अ पेनल्टी। अगर वो पैसे नहीं दे पाते, पर्टिकुलर अमाउंट नहीं दे पाते, तो उनकी जो टेरिटरी है उसका कुछ भाग, या फिर वो डिपेंड करता है वो जो पार्ट है वो किसके अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अंडर इंक्लूड कर लेगी। तो क्या क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक तरीके से डिपेंडेंट कर दिया रूलर को खुद पर। कैसे? फर्स्ट अलाइंस साइन करवा के। अलाइंस साइन करने के बाद वो एकदम फ्री रूल नहीं कर पा रहे, कहीं पर भी कोई अटैक करे तो हेल्प कौन करेंगे, ब्रिटिशर्स, डिपेंडेंट ब्रिटिशर्स पे। पेमेंट हम दे रहे हैं उनको अपनी फैसिलिटी के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए, और अगर हम पेमेंट नहीं दे पाते तो वो हमारी टेरिटरी ले लेते। तो क्या कि चारों तरफ से घेरने की कोशिश होती थी इंडियन रूलर्स को।
ना। अब हुआ क्या, क्या सभी रूलर्स ने साइन किया, क्या अगर किसी रूलर ने पेमेंट नहीं किया तो क्या हुआ, वो हम इन 2 एग्जाम्पल से देखेंगे। नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला। नाउ नवाब ऑफ अवध एंड हैदराबाद वी हैव डन इन बैटल ऑफ बक्सर। लेट मी शो दिस स्लाइड। Here is Battle of Buxar. In the previous classes we have done this. Battle of Buxar किस किस के बीच में होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मीर कासिम पहले पढ़ा था हमने, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकेंड मुग़ल एम्परर, इन तीनों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बैटल ऑफ बक्सर को फोर्ट किया था इन 22 अक्टूबर 1764। तो यहाँ पर जो शुजाउद्दौला हैं उन्हें फोर्स किया जाता है उन्हें सब्सिडरी अलायंस साइन करने के लिए। ना शुजाउद्दौला वॉज फोर्स टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू द कंपनी इन 1801। तो शुजाउद्दौला ने साइन किया सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस में क्या था कि प्रोटेक्शन मिलेगी ना ईस्ट इंडिया कंपनी से, पर शुजाउद्दौला वॉज नॉट एबल टू पे फॉर सब्सिडरी फोर्सेस, उनके पास इतने पैसे सफिशिएंट नहीं होंगे एट दैट टाइम। तो शुजाउद्दौला को फोर्स किया गया, ही फोर्स टू गिव अपनी हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू द ब्रिटिशर्स। आधी से ज़्यादा जो उनकी प्रॉपर्टी थी, उनकी टेरिटरी थी, वो किसको देने के लिए फोर्स किया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इन 1801। नाउ हियर इज शुजाउद्दौला एंड वी हैव gave a brief description of Shujauddaula in the Battle of Buxar. Here is Battle of Buxar and he was a Nawab of Awadh. Now another example, Hyderabad was also forced to give his territory to the East India Company. अवध एंड हैदराबाद दोनों के ही रूलर्स को आदि अपनी टेरिटरी को फोर्सफुली देने के लिए फोर्स किसने किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो चारों तरफ से घेरने की कोशिश हो रही है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कि आपकी हेल्प भी करेंगे, आपसे पैसे भी लेंगे और अगर आप पैसे नहीं दे पाते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी या फिर आपकी टेरिटरी भी लेंगे। सो दिस इज़ द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सब्सिडरी अलायंस। दैट्स इट फॉर नाउ।